हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान एपीओ के प्री एग्जामिनेशन के बाद मेंस के लिए प्रिपरेशन करने की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मेंस की जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है उसके बारे में हम बात करेंगे उस रणनीति के बारे में, उस रामबाण के बारे में जो कि आपको इस आने वाले एपीओ एग्जाम में सक्सेसफुल बना सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने एपीओ का एग्जाम दिया। हालांकि एपीओ के प्री एग्जामिनेशन में इस बार जो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन का परसेंटेज था वो आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, वो काफी कम था, कंपैरेटिवली काफी कम था। लेकिन उसके बाद जब पेपर का लेवल देखा, जो हमारा एनालिसिस था, जो हमने पहले क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चंस वहीं से आए थे और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चंस का लेवल काफी इजी था। लेकिन इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे हैं कि पेपर का लेवल काफी इजी था, तो हमारा एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, हम मेंस का दे पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब पेपर इजी आता है तो उस सिचुएशन में कट ऑफ जो है वो कंपैरेटिवली हाई रहती है। तो कट ऑफ कितनी रह सकती है ये अभी एक हम अजम्पशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो यहां पे एक में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाट शुड बी दी सेफ स्कोर जो एपीओ मेंस के लिए, एपीओ प्री क्वालिफाई करने के लिए क्या स्कोर होना चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि 65 टू 70 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपको इस एग्जाम के मेंस के लिए प्रिपेयर करने के बारे में अपना प्लान रेडी कर लेना चाहिए। क्योंकि यहां देखिए बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरे 80 मार्क्स आ जाएंगे, 75 मार्क्स आ जाएंगे, और सबके अपने अपने अजम्पशन, सबका अपना अपना आइडिया है। बट द पॉइंट इज कि देखना ये होगा कि उसमें से कितने क्वेश्चंस फाइनली करेक्ट होते हैं और कितने क्वेश्चंस करेक्ट नहीं होते हैं। तो उसके बेसिस पे हमें प्रॉपर आइडिया मिलेगा किसका, हमें प्रॉपर आइडिया मिलेगा एक कट ऑफ का। तो अब मैं आपको ये बताता हूं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एपीओ मेंस के लिए जो जो डेट है वो पहले से फिक्स्ड है, और आप ये भी जानते हैं कि अब एपीओ मेंस के लिए टाइम कितना कम बचा है। आपको पूरा क्रिमिनल लॉ कवर करना है, सारे मेजर और माइनर लॉस को कवर करना है, और इसके लिए अब आपको जरूरत है एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाने की जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है वो इंश्योर हो सके। ये बात अब सारे एपीओ एस्पिरेंट्स जानते हैं कि एपीओ के इस आने वाले एग्जाम में, जो कि मेंस का एग्जाम होगा, इसमें इंटरव्यू तो होगा नहीं एग्जाम के बाद में, सिर्फ मेंस के एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो असली जो आपका कंपटीशन होगा वो मेंस के एग्जाम में होगा, जहां पे आपको जज किया जाएगा आपकी लॉ की एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर, आपकी हिंदी कैसी है, आप हिंदी में कितना अच्छा लिखते हैं, आपकी इंग्लिश कैसी है, इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको जज किया जाएगा। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो आने वाला एग्जाम है इसका लेवल एक मेंटेन किया जाएगा आरपीएससी की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो बेस्ट होंगे उन्हीं का सिलेक्शन इस एग्जाम में होगा। और इस एग्जाम में सिलेक्शन करने के लिए अब सिर्फ एमसीक्यूज से तो काम चलेगा नहीं, ये आप सब लोग जानते हो। एमसीक्यूज के बाद अब हमें करनी है प्रॉपर आंसर राइटिंग। 300 मार्क्स का जो लॉ का पेपर अब होगा मेंस में 3 आवर्स का, तो 3 आवर्स में आपको लॉ का देखिए 300 मार्क्स का पेपर जो आपको करना होगा, और इसके साथ साथ आपको पता है कि 2 आवर्स का जो पेपर नंबर 2 होगा वो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का होगा। तो टोटल 400 मार्क्स में से अब आपको इंश्योर करना है अपना सिलेक्शन। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप अपने सिलेक्शन को कैसे इंश्योर करने वाले हैं, आपने इसके लिए क्या प्लान बनाया है। तो इसका प्लान सबसे पहले ये समझना है हमें कि सबसे पहला जो हमें स्टेप लेना है वो अपने सिलेबस को एक बार फिर से एनालाइज करना है। सिलेबस को एनालाइज करने के साथ साथ जो क्रिमिनल मेजर लॉज हैं उनके ऊपर प्रॉपर आपको कमांड बनानी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि माइनर लॉज को हम अवॉइड कर दें, चाहे वो पॉक्सो हो, चाहे वो जेजे हो, चाहे वो प्रोबेशन हो, कोई भी ऐसा माइनर लॉ हो, किसी माइनर लॉ को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर मैं यहां पे बात करूं मेजर लॉज की, सो यू मस्ट हैव प्रॉपर कमांड ओवर, जैसे कि हमने बात की आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस, इनके क्वेश्चंस को आप कितना प्रॉपर्ली लिख पा रहे हो। मेरा आपसे यहां पे ये भी क्वेश्चन है कि क्या आपने इन सब्जेक्ट्स के केस लॉस को प्रिपेयर किया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे केस लॉस को प्रिपेयर नहीं किया, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर केस लॉस, क्योंकि जितना साउंड, जितना आपका स्ट्रॉन्ग केस लॉ बैंक होगा उतना ही आपकी आंसर की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी। यहां आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहता हूं जो आपको अगले 3 महीने एटलीस्ट आपको फॉलो करनी है। क्या है इंपॉर्टेंट टिप? पहला, प्लीज हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली रीड कीजिए, और उनके जो एडिटोरियल आते हैं उन एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़िए। उससे आपके हिंदी के जो वर्ड्स हैं,
इंग्लिश के जो नए नए वर्ड्स हैं वो आपको प्रॉपर समझ में आएंगे और आपकी एक एनालिटिकल एबिलिटी जो है ना वो डेवलप होगी। अपने हिंदी और इंग्लिश को डेवलप करने के लिए आप अगले 3 महीने इसके ऊपर पूरा फोकस कीजिएगा, क्योंकि 3 महीने से आपका एपीओ में करियर जो है वो बन सकता है, आपका एपीओ में सिलेक्शन हो सकता है। लॉ की जहां तक बात है, उसके लिए आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो फॉलो करना है वो ये है कि आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है। अब आप ये बोलोगे कि मैं डेली आंसर राइटिंग कैसे करूं, तो मैं उसके लिए आपको एक टिप देना चाहूंगा कि डेली आंसर राइटिंग करने के लिए आपको बिना किसी क्वेश्चन के आपको टॉपिक के ऊपर आंसर्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से कि हम एविडेंस में प्रोविजन ले लेते हैं सेक्शन नंबर 32, जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन की बात की गई है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो आप डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर कितना लिख सकते हैं बिना देखे, और आप अपने उस लिखने की प्रैक्टिस को डेली मेंटेन कीजिए। इससे फर्स्ट बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, और दूसरा आपको ये समझ में आएगा कि मुझे अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, और तीसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि मैं कितने केस लॉज लिख पा रहा हूं या लिख पा रही हूं। तो फिर आप केस लॉस के ऊपर फोकस करोगे और आपके आंसर्स की क्वालिटी को आप इंप्रोवाइज कर पाओगे। देखिए, टेस्ट सीरीज एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन अदर देन टेस्ट सीरीज भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट ये है कि आप डेली कितना लिखने के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो। अब तक जो आपका प्रिपरेशन का स्टाइल था ना वो बड़ा डिफरेंट था। अब तक तो आपको 100 मीटर्स दौड़ना था, अब 100 मीटर्स नहीं है, अब 1600 मीटर्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब 1600 मीटर वाली रेस है, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी अब अलग होनी चाहिए। 100 मीटर्स का स्प्रिंट नहीं है जो प्री में था, तो अब आपकी स्ट्रैटेजी और आपका प्रिपरेशन करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, जिस तरीके से वो T20 मैचेस खेलते हैं, उस तरीके से वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलते। टेस्ट मैचेस में वो अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें 2 से 3 दिन बैटिंग करनी होती है। एपीओ में भी, एपीओ मेंस के लिए भी आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास में टाइम कितना कम है। तो इतने कम टाइम में अगर आपको अपनी इस एबिलिटी को इंप्रूव करना है, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वो क्रिमिनल लॉ में कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के ऊपर स्टार्ट राइटिंग। आप लिख लिख कर अपने आंसर्स को देखिए, बार बार आंसर्स को लिखिए, और उसके बाद में अगर आप इसका रजिस्टर बनाएंगे, उसका बेनिफिट ये होगा कि आफ्टर 1 मंथ जब आप अपने आंसर्स को कंपेयर करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा, फर्स्ट डे मैंने आंसर कैसा लिखा था और आज में आंसर कैसा लिखा है मैंने। तो आपको एक क्लियर ये पता लगेगा कि मेरे आंसर्स की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो रही है। तो एक क्लियर स्ट्रक्चर, एक्सप्लेनेशन, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन और जजमेंट्स, इनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। क्लियर स्ट्रक्चर अगर आप मुझसे पूछोगे कि कैसे बनेगा, तो टू मेक दैट क्लियर स्ट्रक्चर आपको ये जरूरी है कि आप पैराग्राफ फॉर्म्स में लिखें, आप पॉइंट वाइज लिखें। अगर आप पैराग्राफ बना रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ ना बनाएं। अगर क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको कंक्लूड करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में ये मत बताओ, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो आप सीधे कंक्लूजन में मत आइए, पहले आप रीजनिंग दीजिए और उसके बाद एंड में बताइए कि दैट वाज द रीजन व्हाई कटप्पा किल्ड बाहुबली। तो आंसर भी आपका ऐसे ही होना चाहिए, आप पूरे फैक्ट्स के साथ में, लॉजिक के साथ में, और आंसर की शुरुआत जो है वो सेक्शन नंबर से होनी चाहिए। जो आपके आंसर की शुरुआत सेक्शन नंबर से होगी और आपके आंसर में जब रेलेवेंट केस लॉज लिखे होंगे और लास्ट पैराग्राफ में जब कंक्लूजन होगा, तब आप एक परफेक्ट आंसर दे पाओगे। लेकिन परफेक्ट आंसर आता है प्रैक्टिस से। आप चाहे कितने भी क्वेश्चन आंसर रीड कर लीजिए, नो मैटर कि आपने हजारों क्वेश्चन आंसर रीड कर लिए इन 3 महीनों में, लेकिन अगर आपने लिखकर खुद प्रैक्टिस नहीं करी, तो फिर आपके लिए ये सिलेक्शन इंश्योर करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। ये बात आप सब लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी शोएब अख्तर को फेस करने से पहले बॉलिंग मशीन पर 150 की स्पीड से बॉल फेस करते थे, ताकि वो शोएब अख्तर की 150 की स्पीड से आती हुई बॉल्स को आराम से हैंडल कर सके। आपको भी यही करना है, आपको वो प्रैक्टिस करनी है एग्जाम से पहले। और मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो हिंदी और इंग्लिश, तो इनको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान और प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आपके सामने है। इसी सिलेबस के ऊपर आपका प्री का एग्जाम हुआ था और इसी सिलेबस के ऊपर आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो टोटल आपके पास में 11 पेपर्स है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आप सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली कवर कर पाएं और इनके सेक्शंस को भी आप प्रॉपरली याद रख सके। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सिलेबस को देखिए, सिलेबस को एनालाइज कीजिए, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे का, राइट,
निहितार्थ, ये सारा जो हिंदी का जो सिलेबस है, आप सिलेबस को देख के सोचिए कि इसमें से आपको कितना पोर्शन आता है, कितना पोर्शन नहीं आता। अगर कोई पोर्शन आपको नहीं आता तो प्लीज हेल्प लीजिए, किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, किसी मेंटोर की हेल्प लीजिए, लेकिन अभी से ही उसके लिए अपने आप को रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। क्योंकि अभी आप लोग जिस सिचुएशन में हो, आप बस एक कदम दूर हो अपनी मंजिल से। आपकी डेस्टिनेशन सिर्फ कह सकते हैं कि हम यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम सक्सेस। तो अगर ये सक्सेस आपको चाहिए तो इस सिलेबस को अच्छे से देखकर एनालाइज करके अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ये मेंस लिखने जैसा ही है, ये मेंस लिखने जैसा ही है। अगर आप में से किसी ने आरजीएस मेंस का भी पहले एग्जाम दिया है तो मैं उन लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि प्लीज, आपने आरजीएस मेंस दिया है लेकिन फिर भी एपीओ मेंस के लिए लिखकर खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मेक ए रजिस्टर, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए और आंसर राइटिंग के ऊपर प्रॉपर आपको फोकस करना है। और हिंदी इंग्लिश के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप किसी एक्सपर्ट की या मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूं कि लॉ प्रैप जुडिशरी पर हमारा एपीओ मेंस का बैच जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 27 ऑफ जनवरी, जिसमें कि इस कंप्लीट बैच में हम एपीओ का पूरा 11 के 11 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश पे पूरा फोकस कर रहे हैं और हमारी जो टेस्ट सीरीज है एपीओ मेंस की वो भी इस बैच में शामिल है। तो अगर आपको इस बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैच, तो आप यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस बैच से रिलेटिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इंफॉर्मेशन इस नंबर पर ले सकते हैं। 27 ऑफ जनवरी से यहाँ पे आप नंबर पे कांटेक्ट करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगी, पूरा कंप्लीट बैच होगा और हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के बैचेस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे हमारे लॉ प्रैप जुडिशरी के सेंटर्स पे एज वेल एज ऑनलाइन। तो अगर आपको एपीओ मेंस की प्रिपरेशन जो है वो अगर आपको ऑनलाइन करनी है तो फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको बैच के अलावा अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी एपीओ मेंस बैच की वो पूरी तरीके से अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज के लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन टेस्ट सीरीज में प्रॉपर पूरे सिलेबस की कवरेज होगी और आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज जो है वो चेक होकर उसका प्रॉपर एनालिसिस आपको मिलेगा। तो इन सबके बारे में इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी? ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन इन आने वाले बैच की या फिर टेस्ट सीरीज की या फिर बैचेस की या फिर टेस्ट सीरीज की ले सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपके सामने है अभी वो ये है कि कट ऑफ का अनाउंसमेंट जैसे ही हो, हमें उस अनाउंसमेंट का वेट नहीं करना है। हमें अभी से ही अपना जो प्लान है वो रेडी करना है, क्योंकि इस एग्जाम में इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है जो आप जानते हैं कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ मेंस के स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इस बचे हुए समय का कितना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपने इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर लिया तो ट्रस्ट मी 2025 में आप बनेंगे एपीओ। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।